जैसा कि हम देख रहे थे एनआईआरएफ की जो रेटिंग है, जो कभी लखनऊ विश्वविद्यालय उस रेटिंग में आता नहीं था। मैं जो बड़ी बात कह रहा हूँ कि अभी पीएम ऊषा स्कीम के अंतर्गत हाई एंड इक्विपमेंट्स जो अदरवाइज एक विश्वविद्यालय के बतौर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इस तरह के मॉडर्न एडवांस रिसर्च इक्विपमेंट्स परचेज कर सकें। एलयू में छात्रों के लिए स्टार्टअप्स को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कुछ योजनाएं हों जिससे बच्चों को बढ़ावा मिल सके। उनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है, उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। राष्ट्रपति जी के भाषण में देख रहे थे एआई पर वो जोर दे रही हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कुछ एआई से रिलेटेड चीज़ें कर रहा हो। हम लोग शायद पहला संस्थान है जो जी। लेके आ रहे हैं। एआई लैब हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। ओके। हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। एलयू में क्या सोशल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे छात्रों के लिए, छात्रों को लेके सोशल एक्टिविटी के लिए प्रमोट करा जाता है कि भाई आप सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए। हम लोगों ने कम्युनिटी किचन चलाया और ओके। वो किचन चला हमारा 50 दिन 50 डेज, और 50 डेज में यूनिवर्सिटी ने 5 रुपए भी खर्च नहीं किए। स्कॉलरशिप को लेके क्या प्रावधान है कि कैसे बच्चों को, एक तो रहता है कि जो सरकार से स्कॉलरशिप मिलती, क्या एलयू की तरफ से भी हम्म। कुछ मिलता है? जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हुँ, हैं हुँ, वो 4 बजे के बाद हुँ, अधिकतम 2 घंटे तक 50 दिन इन अ सेमेस्टर हुँ, काम कर सकते हैं, जिसमें हम 150 रुपए पर आवर उनको पे ओके। करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की बोलते थे कि बहुत फेमस चीज़ है, छात्र राजनीति। छात्र राजनीति यहाँ बहुत ही एक्टिव है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर, बेरोज़गारी। इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है तो उसका प्लेसमेंट भी होना चाहिए। पिछली साल का हमारा रिकॉर्ड है कि जो हमारे बच्चे अवेलेबल थे 2,500 प्लस बच्चों के तो कैंपस से प्लेस हो गए। स्वागत है आपका द मिलौर शो पे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे शख्सियत से जो उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के मौजूदा टाइम में वीसी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द मिलौर पे। और जैसा कि हम देख रहे थे एनआईआरएफ की जो रेटिंग है, जो कभी लखनऊ विश्वविद्यालय उस रेटिंग में आता नहीं था, तो आज ये है कि एनआईआरएफ की रेटिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय आने लगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई? आपने क्यों सोचा कि एनआरएफ की रेटिंग में आना चाहिए या नैक ए प्लस प्लस होना चाहिए? देखिए, मैं ज्वाइन किया था दिसंबर 2019 में, और जब ऑनरेबल गवर्नर मैडम ने हमारा अपॉइंटमेंट किया तो उन्होंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इंस्टीट्यूशन अच्छा करते हैं, लेकिन उनको वाइडर स्क्रूटिनी के लिए अपने आप को अवेलेबल कराना चाहिए, और इससे पीछे नहीं हटना है कि हम जाएं, हम फेल हो जाएं, हम कैसा करें। और एक बड़ा कंसर्टेड एफर्ट इसके लिए रिक्वायर्ड था। अब जैसे हर परीक्षा का अपना अपना प्रकार होता है, उसी प्रकार से एक्रेडिटेशन का अपना एक माध्यम है, अपनी एक विधा है। मैथमेटिक्स में जब आप अपीयर करते हैं तो दूसरे तरह की तैयारी करते हैं, और लिटरेचर सब्जेक्ट में जब अपीयर करते हैं तो दूसरी तैयारी करते हैं। एक्रेडिटेशन की अपनी विधा है, रैंकिंग की अपनी विधा है। इंटरनेशनल रैंकिंग के पैरामीटर्स अलग हैं, नेशनल रैंकिंग के पैरामीटर्स अलग हैं। तो शुरुआत हमारी ऑनरेबल गवर्नर ने हमसे कहा कि इसको एक बहुत ही समेकित प्रयास करिए, और यूनिवर्सिटी तो देखिए इसका बड़ा ही रिच हिस्ट्री और लेगेसी रही है। उसको उस परीक्षा के हिसाब से उसकी तैयारी करना और आउटर वर्ल्ड को प्रेजेंट करना अपनी स्ट्रेंथ्स के माध्यम से। और हम उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय थे, इंक्लूडिंग ऑल सेंट्रल एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस पुट टुगेदर, जिसको उत्तर नैक प्रदेश में ही? यूपी में, इंक्लूडिंग ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हम्म। आल्सो। उस समय हम पहली यूनिवर्सिटी थे जिसको नैक में A++ का ए डबल एक्रेडिटेशन प्लस। मिला था। हाँ, मैं पढ़ रहा था, काफ़ी बड़ी चीज़, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये जी, आपके कार्यकाल में हुई ये बड़ी बात है। ये हाँ, जुलाई 2022 हम्म। की बात है। उसके बाद फिर रैंकिंग के लिए हम लोगों ने अपना, उसके पहले कई सारी रैंकिंग में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लार्जली प्राइवेट रैंकिंग्स थी। लेकिन हिंदुस्तान में जब तक शासकीय मुहर न लग जाए, हम्म। लेजिटिमेसी आपके रैंकिंग्स की बाहर की ऑडियंस में थोड़ी बहुत कन्विंसिंग नहीं होती है। हम्म। तो हम लोगों ने प्रयास किया एनआईआरएफ के रैंकिंग के लिए, और क्रमशः अभी हम प्रदेश का अकेला रेगुलर यूनिवर्सिटी हैं जिसको, स्टेट यूनिवर्सिटी जिसको एनआईआरएफ के ओवरऑल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमारी टॉप 100 में हम हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग अलग से पिछली साल से एनआईआरएफ ने देना शुरू किया, जिसमें हमारी ऑल इंडिया 32वां स्थान है। हमारे लॉ फैकल्टी की रैंकिंग अखिल भारतीय स्तर और पे सर, ये जो एनआईआरएफ 23वीं की है। रेटिंग है,
ये मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटी मिला के बनाई जाती है कि सभी 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 यूनिवर्सिटी सभी मिला? सभी काफ़ी सभी। बड़ी उपलब्धि है फिर हाँ, लखनऊ तो ठीक है। यूनिवर्सिटी के अभी लिए। अभी उत्तर प्रदेश का ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का माहौल आप देखेंगे तो ये काफ़ी बदला हुआ सा आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मुझे लगता है अखिल भारतीय स्तर पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने वाले राज्यों में रहा। और हमारी यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रीमियर स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसने पूरे भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। तो अभी काफ़ी एक बदला हुआ सा सीन आपको मिलेगा। आप देखें जो पीएम उषा स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च की स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से, उसमें 100 करोड़ का जो उनका हाईएस्ट ब्रैकेट है, उसमें 7 यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ उत्तर प्रदेश की शामिल हैं। तो एक काफ़ी सीन है और वो सब बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स थे, जिसमें मैं फिर कहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को पूरे भारत में फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई थी जो पॉइंट स्कोर करने थे उसमें। बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, एलयू जब बात करी जाती है तो एलयू की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एलयू किस लिए जाना जाता है? मुझे लगता है किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पहचान उसके छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। हुँ, और हमेशा से यहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। और देखिए, हम खुद से बोस्ट करते रहें कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, बहुत अच्छी लैब कराते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छी रिसर्च होती है, इस बात का मायना आप तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हमारे यहाँ बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हुँ, हैं। तो अखिल भारतीय स्तर पर हमेशा से आप हिंदुस्तान के टॉप हुज़ की लिस्ट देखेंगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण पहचान बनाई थी। हम लोग उसी को फोकस में रखकर अपनी सारी नीतियों का भी सृजन करते हैं। तो पहचान हमारे स्टूडेंट ही रहे। वो बदलते समय के साथ बदलते चैलेंजेस को मीट करने के लिए क्या बदलाव रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ देयर करिकुलम, इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल हैंडलिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट। जैसे उनको मोस्ट अपडेटेड करिकुलम मिले। मैं आपको बताऊं, ये मुझे 5 साल कंप्लीट हुए एज वाइस चांसलर। 5 साल के कार्यकाल में 2 बार पूरा का पूरा यूजी और पीजी का करिकुलम चेंज कर दिया गया। इतना फास्ट पेस से चेंजेस पूरे करिकुलम में आप बहुत लीडिंग इंस्टीट्यूशंस में हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज़, उसको तो हम लोग पेस थोड़ी धीरे होती है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में होते हुए टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन से भी आगे बढ़ के 5 वर्ष में 2 बार पूरा का पूरा करिकुलम हम लोगों ने अपडेट किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसमें यहाँ के टीचर्स को भी मैं बहुत साधुवाद कहता हूँ कि दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द टोज टू ब्रिंग इन एंड गिव द बेस्ट टू दी स्टूडेंट्स। अच्छा, एलयू को ग्लोबल लेवल पे पहचान दिलाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया था जिसमें हम लोग एज यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, क्या स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव of this part of the country have not been doing fairly well. On the contrary, वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। हुँ, आज हम आपको बताएं कि बीते एकेडमिक सत्र यानी 24-25 में हमारे पास लगभग 76 देशों से 1800 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे फॉरेन स्टूडेंट्स के। अच्छा मतलब 76 देशों से 1800 से ज़्यादा जो है ज़्यादा एप्लीकेशंस एडमिशंस के है। लिए आए। और हुए कितने एप्लीकेशंस उसमें है, से सर? एग्जैक्ट फिगर तो मुझे चेक करना पड़ेगा, हुँ, लेकिन उसमें एक्चुअली कई तरह के एडमिशन्स हैं। एक जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के थ्रू जो एप्लीकेशंस आती हैं। हुँ, दूसरा हमारा फोकस ये था, शुरू में हम लोगों ने ये किया कि वहाँ पे हमारा परसेंटेज बढ़े। हुँ, आईसीसीआर के माध्यम से जो स्टूडेंट आते हैं उनकी चॉइसेस में हम प्राथमिक हो। उसके बाद जब हमारा वो मैच्योर कर गया तो सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने कोशिश की कि अब हम जो खुद की फीस जमा करके, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान का लड़का विदेश जाता है पढ़ने के हुँ, लिए, उस तरह से विदेश का लड़का हिंदुस्तान आए अपनी फीस दे, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें एडमिशन ले। और ये किस उसमें कोर्स में ज़्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म आए? वो वैरायटी है। ओके, वो जैसे अलग इस साल वैरायटी है। हम लोगों ने पहली बार पाया कि हमारे इंजीनियरिंग फार्मेसी में भी, मैनेजमेंट में तो बच्चे रहते थे, लेकिन इंजीनियरिंग और फार्मेसी में इस बार पहली बार बच्चे आए। हमारे लिए वो कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट था, न सिर्फ हमारी ब्रांड को ग्लोबल बनाने के लिए, बल्कि रेवेन्यू के टर्म्स में भी, बिकॉज माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आत्मनिर्भर होने जी, होने की तो बात करते हैं। आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी भी हो रही है। इस जैसे हमारे देखिए रेगुलर बच्चे हैं, उनकी जी। फीस
$3,000 4,000 5,000 के आसपास होगी, लेकिन ये बच्चे $1,000 यूजी में, $2,000 पीजी में फीस देते हैं। अभी बहुत लेवल पे हम लोगों ने प्रयास किया, अभी कुछ देशों की यात्रा भी हमने की, वहाँ से बहुत ही इनकरेजिंग रिस्पांस रहा, इस कदर इनकरेजिंग कि हमारा एक देश का ट्रिप पूरा का पूरा उनकी गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट स्पॉन्सर किया। करा। ओके। और अभी इंडिया अरब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स मीट हुई, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय ने कराया था, वहाँ मुझे बुलाया गया था। वहाँ हम लोगों ने अरब देशों के कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम अलायंस फोर्ज कर रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मटीरियलाइज होंगी। देखिए, इंटरनेशनलाइजेशन थोड़ा सा लॉन्ग रन प्रोसेस होता है, लेकिन अब हमारी पहचान बन गई है, हमको पहचाना जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चों का फीडबैक, बिकॉज स्टूडेंट के फीडबैक पे आता है, वो किसी लेकिन branding ये से भी नहीं सच आता। है कि प्रोफेसर आलोक राय है तो संभव है। अगर प्रोफेसर आलोक राय ने नहीं, नैक A+ दिला दिया, NIRF में रेटिंग दिला दी, तो ग्लोबल भी संभव है। नहीं, मैं इस तरह की किसी आत्म प्रवंचना में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हम ये कह रहे नहीं, हैं कि लेकिन आपके आने से सुधार तो काफ़ी हुए सर। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंटरनेशनल जब जाती हैं तो उससे विश्वविद्यालय को विभिन्न प्रकार के फ़ायदे होते हैं। अभी हम लोग और कुछ, जैसे हमारे एक इशू है, हमारी ऑनरेबल गवर्नर मैडम को ये इशू काफ़ी लोगों ने फ्लैग किया, उस पर वो काफ़ी इनिशिएटिव ले रही हैं कि किस तरह से हम अपना इंटरनेशनल फैकल्टी भी बढ़ाएं, लाएं पहले तो, बिकॉज हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो हम उनको रेगुलर फैकल्टी नहीं ले सकते, लेकिन हम लोगों ने जो रिक्रूटमेंट किया, हमारे पास काफ़ी संख्या में विदेश से जो इंडियंस थे, विदेशों में थे, उनको रिक्रूटमेंट किया। तो जो लोग बाहर चले जाते हैं, जो बाहर चले जाते हैं रिसर्च के लिए, पढ़ाने के लिए, उनमें से काफ़ी टीचर हमारे पास ज्वाइन किए। साइंस के सब्जेक्ट में तो काफ़ी उनके नंबर 10 से ज़्यादा होंगे। ओके। और बाकी हमारे टीचर्स विदेश जा रहे हैं, इसको हम लोग बहुत इनकरेज कर रहे हैं। हमारे MOUs बहुत सारे हुए विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, और उसको हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, हम चाहते हैं उस एकेडमिक सेशन के पहले हम लोग एक और 3 4 5 देशों से अपने इस टाई अप को स्ट्रेंथन करें। देखिए, अभी UGC ने इनिशिएट कर दिया पॉलिसी का, जिसमें ट्विनिंग, डुअल और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अब हम लोग कोलैबोरेटिव प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जैसे हमारे 31 बच्चों का बैच जा रहा है टूरिज्म का और इकोनॉमिक्स का, तजाकिस्तान। फिर वहाँ के बच्चे भी आ रहे हैं हमारे यहाँ। अब हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह के स्टूडेंट एक्सचेंज सब्सीक्वेंटली उसमें मटीरियलाइज करें, जिसमें पूरा का पूरा सेमेस्टर आप हमारे यहाँ पढ़ लो। हम लोग नेपाल गए थे, वहाँ हमने कहा कि आप जैसे डुअल डिग्री के अंदर एक आप वहाँ पे फॉरेन में पढ़ने का बड़ा क्रेज़ है, लेकिन देश वाले तो नहीं चाहते कि उनका पैसा बाहर जाए या उनका बच्चा बाहर जाए। तो हमने कहा आप 50-50 करिए। 2 साल का MBA है, 1 साल हमारे यहाँ पढ़ाइए, 1 साल अपने यहाँ पढ़ाइए। आपका 1 साल का पैसा बच गया, बच्चे को इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया, डिग्री पे दोनों का नाम है। वेरी गुड सर। तो इस तरह के प्रपोजल्स के साथ हमने बहुत सारे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने MOUs किए, और अभी हम इसको लगातार कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग रहा है शुरू में, लेकिन इट इज़ फ्रूटिंग रिजल्ट्स। अच्छा सर, रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में LU का नाम सबसे ज़्यादा पहले आता है। तो रिसर्च शोध में किस सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा शोध करे जा रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस है LU का। इसमें हमको उसका होलिस्टिक पिक्चर समझना पड़ेगा। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत आसान समझना है रिसर्च को, रिसर्च पब्लिकेशन के टर्म्स में, ओके, या रिसर्च प्रोजेक्ट के टर्म्स में। इसमें फिर आपको समझना होगा कि विषयों की सार्वभौमिकता, आई मीन यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, वो जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पब्लिकेशन के एवेन्यूज आते हैं। जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह के जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो बॉस्टन में भी पढ़ाए जा रहे हैं और बलिया में भी पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हिंदी लिटरेचर है तो वो हिंदुस्तान के एक भाग में पढ़ाया जा रहा है, अगर पूरे इंडिया में तो नहीं पढ़ाया पूरे इंडिया में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो हमारी इकोनॉमिक्स, जो हमारे इकोनॉमिक्स का रिसर्च होगा या हमारे कॉमर्स का रिसर्च होगा, बाहर के देशों में कॉमर्स एजुकेशन बहुत कम है, वहाँ बिजनेस एजुकेशन है, कॉमर्स एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ कॉमर्स एजुकेशन भी, बिजनेस एजुकेशन भी है। नतीजा ये होता है कि जो एक्सेप्टेंस, आई मीन इन टर्म्स ऑफ जो इम्पैक्ट फैक्टर के टर्म्स में जब हम उसको, या साइटेशन इंडेक्सेस के टर्म्स में उसको काउंट करते हैं, वहाँ ये सब्जेक्ट्स थोड़ी मात खाते हैं जो ट्रेडिशनली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की स्ट्रेंथ रहे हैं। तो इसके लिए फिर क्या सर? हाँ, अब इसमें रिसर्च, साइंस रिसर्च
Modern science research, advanced technology based researches requires huge investment. नहीं, इसके लिए शुरुआती कोई निवेश अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ या फिर कई कुछ? कई सारे ओके, जो हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ किए, रिसर्च जैसे रिसर्च सर कौन-कौन कोलैबोरेशन से के हैं? किए। कई सारे देशों से, हमारा फ्रांस के साथ हुआ, अभी जर्मनी ओके, के साथ हुआ है, स्वीडन के साथ हुआ है, इधर कई सारे देशों के साथ हम लोगों ने उस तरह के कोलैबोरेशन किए। लेकिन उससे हम ज़्यादा बड़ी बात बताना ये चाह रहे हैं कि वो जो इंटरनेशनल समझौते हुए हमारे, अभी मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताऊं। हमारे एक विभाग में, विज्ञान के एक विभाग में, एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस में 45 इंटरनेशनल डेलीगेट आए, सब ओह! अपने खर्चे पे आए अच्छा, पार्टिसिपेट करने अभी के जल्दी लिए। ही हुई थी सर ये? हाँ, ये मुझे लगता है 4-5 महीने हुआ होंगे। ओके, तो इस तरह के ये सब एक कोलैबोरेटिव, और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और 7 दिन वो अलग से इन लैब्स में बैठ के उन्होंने अपना काम किया हमारे यहाँ, जिसमें सब कुछ उनका ही था, उसमें कुछ भी हुँ, हमारा यूनिवर्सिटी का खर्चा नहीं था। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हमको फर्दर कर रहे हैं, हमको हमको लाभ दे रहे हैं। मैं जो बड़ी बात कह रहा हूँ कि अभी पीएम ऊषा स्कीम के अंतर्गत हाई एंड इक्विपमेंट्स, जो अदरवाइज एक विश्वविद्यालय के बतौर, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इस तरह के मॉडर्न एडवांस रिसर्च इक्विपमेंट्स परचेज कर सकें, उनको भी हम लोग प्रोक्योर करने की जा रहे हैं, जिससे कि हमारा अपस्केल कर सके हुँ, हमारे रिसर्च को। जैसे मैंने कहा कि साइंस रिसर्चेस थोड़ा एडवांस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करती हुँ। हैं। यानी सर रिसर्च के लिए एलयू में फंडिंग की स्थिति थोड़ा मतलब बहुत सॉलिड नहीं है, आप ये कह सकते हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट से हमको अभी सपोर्ट मिला वो है, कम मिल रहा है। नहीं, ओके, वो इस रिसर्च के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेंथन करने जा रहा है। ओके, ओके। मतलब आने वाले समय में जी, और जी, इसका जी। फ़ायदा दिखेगा। बहुत बड़ा फ़ायदा दिखेगा। अच्छा, एलयू में छात्रों के लिए स्टार्टअप्स को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कुछ योजनाएँ हों, जिससे बच्चों को बढ़ावा मिल सके? हमारे यहाँ एक सेपरेट सेक्शन 8 कंपनी हम लोगों ने एस्टैब्लिश की है, ओके, नवांकुर फाउंडेशन के नाम से। किसके नाम से? नवांकुर फाउंडेशन, ओके, ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, माने एक नो प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफ़िटेबल नॉन कंपनी, प्रॉफ़िटेबल। नॉन प्रॉफिट कंपनी है। हुँ, इस कंपनी के अंडर में हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन स्टूडेंट्स का जो अपनी तरह से अलग-अलग स्टार्टअप स्टार्टअप्स शुरू करना करना चाह चाहते रहे हैं। हैं। शुरू में जो प्रयास था, और अक्रॉस द कंट्री ये फिनोमेना है, सबसे ज़्यादा डॉट कॉम्स एक ज़माने में खूब चला, आपको मालूम बिल्कुल, होगा। बिल्कुल सर। लेकिन अभी भी आईटी बेस्ड कंपनीज, कोई सर्विस को आप ऑनलाइन कर दीजिए, वो हुँ, काफ़ी चल रहे हैं। उनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है, उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, माने वो बहुत कम अल्पजीवी हो रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ ये प्रयास किया है कि हम अन्य विधाओं में हमारे स्टूडेंट्स आएँ, अपनी क्रिएटिविटी, अपना बिजनेस सेंस, अपनी मेहनत के दम पर कुछ इस तरह का क्रिएशन करें, अलोंग विथ, हम नहीं कह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेसेस को कम करें या ख़त्म करें, इसके साथ अन्य विधा के व्यापार को भी हुँ। बढ़ावा दें। नहीं, अगर जैसे ऑनलाइन बिज़नेस करना भी है तो आप ज़ेप्टो हो गया, स्विगी हो गया, ज़ोमैटो हो गया, ये कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं? इस तरीके के कुछ स्टार्टअप्स स्टूडेंट्स को अगर नहीं, इस बताया तरह जाए? ये तो काफ़ी रहा। मैं हुँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि उसमें अब बहुत सारे सही शब्द पता नहीं है कि नहीं, लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ आ गई जो हुँ, इनको पनपने के लिए देखिए, सेम डोमेन में जाएँगे तो लॉन्जेविटी एक प्रॉब्लम आएगी, हुँ, क्योंकि वहाँ बड़ी मछली है, जो हुँ, हुँ, छोटी मछली को खा जाएगी। शुम्पीटर की एक थियरी है एंटरप्रेन्योरशिप की, हुँ, जो कहती है कि फॉर सस्टेन्ड सर्वाइवल ऑफ हुँ, ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर देम टू बी इनोवेटिव। हुँ, अब अगर आपका एक मॉडल है और सेम मॉडल को हम रेप्लिकेट कर दे रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? और हुँ। मेरे पास कोई क्यों आएगा? आप बताइए, स्विगी और जोमेटो के दौर में या ओला उबर के दौर में आपने भी एक ट्रैवल का पोर्टल खोल लिया, तो आपके पास क्यों आएगा? नहीं सर, ये तो सर फिर एक थोड़ा-सा मैं आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि जैसे अगर आप बात करें, स्विगी था, तो ज़ोमैटो आया, ज़ोमैटो था तो आज की डेट में ज़ेप्टो आ गया, ऑनलाइन काका आ गया, तो ये सब तो प्रचलित चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं, नहीं, प्रचलित हो रही हैं। सी आप मैं पूरी बात कह लूँ हुँ, कि हम ये नहीं कह रहे कि इनको कम करना है हुँ। या इनको ख़त्म करना है, नहीं, ख़त्म नहीं करना है। इनको नहीं प्रमोट करना है, दिस हुँ, इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। हुँ, लेकिन आपके बिज़नेस मॉडल के सर्वाइवल के लिए कोई इनोवेशन फैक्टर होना चाहिए, ओके। तब आप सेम बिज़नेस मॉडल में सक्सीड करेंगे। हुँ, दूसरी चीज़, हमको क्या कुछ नई विधाएँ, हुँ। नई टेक्नोलॉजी क्या ला सकते हो? नॉट एसेंशियली टेक्नोलॉजी, देखिए, ओके। टू मच ऑफ ऑब्सेशन हुँ, विथ टेक्नोलॉजी, एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ हुँ, कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जिस
बाजार में बहुत बड़े-बड़े मछलियाँ हैं, गेम उसी में चेंजर हम भी बैठे जा हैं। रहे हैं, तो फिर हमारा सर्वाइवल का वो कम है। तो हम लोग थोड़ा-सा एक डिस्टिंक्ट अप्रोच लेके चलें। मान लीजिए मैं बहुत सारे लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और मैं अपना डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ एज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी। मुझे मेरी कमियाँ पता हैं, मेरे ओके। हैंडीकैप्स पता हैं। उन कमियों के दृष्टिगत क्या मैं कोई नई नया ऐसा कर सकता हूँ जिससे लखनऊ यूनिवर्सिटी को एक नई पहचान मिल सके। हम्म। तो इसी तरह से उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक क्या इनोवेटिव अप्रोच लेना होगा, और इसमें मैं कुछ प्रिस्क्रिप्शन देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यंग क्रिएटिव मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग फोर्थराइट बच्चे हैं, वो बच्चे अलग अलग विधाओं से हैं। कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है और कोई बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है और कोई इकोनॉमिक्स जैसे पढ़ अभी रहा है, कोई इवन हिस्ट्री के फील्ड में क्यों नहीं आ सकता है कोई कोई नया प्रोडक्ट। नहीं, जैसे आपने भी बात करी, कल राष्ट्रपति जी का भाषण था, राष्ट्रपति जी के भाषण में देख रहे थे एआई पर वो जोर दे रही हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कुछ एआई से रिलेटेड चीज़ें कर रहा हो। काफ़ी है। हम शायद, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जितनी मेरी जानकारी है यूनिवर्सिटी सेटअप में, तो हम लोग शायद पहला संस्थान है जो जी। लेके आ रहे हैं। एआई लैब हमारी ऑलमोस्ट तैयार है, ओके। हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। बिजनेस एनालिटिक्स हमारा एआई का बीटेक प्रोग्राम है जो कि एकदम फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अभी हम लोगों ने उसमें एक नया ये सेक्शन भी सेकंड ऐड किया कैंपस है। में है सर? हमारे ज़्यादातर हाँ। प्रोफेशनल प्रोग्राम सेकंड कैंपस में ओके चलते ओके। हैं। वहाँ बीटेक है, एमटेक है, बी फार्मा है, मैनेजमेंट है, टूरिज़्म है, लॉ है, योग है। तो इस तरह के ज़्यादातर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हमारे सेकंड कैंपस में हैं। और यहाँ भी जो हमारा एमएससी कंप्यूटर साइंस चलता है, उसमें भी हम लोगों ने एमबीए में भी बिजनेस एनालिटिक्स का एक प्रोग्राम शुरू किया है, और पहली बार इस साल से शुरू किया और उसको ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला। ओके। और उसमें भी काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंटेंट उसके सिलेबस में है। क्योंकि अभी जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, मोस्टली लोग चैट जीटीपी पे जा रहे हैं या डीप सी का आ गया है, तो लगता है कि इंडिया का भी कुछ होना चाहिए, और इंडिया में भी अगर उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये चीज़ निकल गया है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। हमारे दो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, के अलग अलग वेंचर्स को $1 लाख का टेक्निकल क्रेडिट मिला यूएस की कंपनी से, यूएस की उनके कंपनी। स्टार्टअप्स को। ओके। और किस चीज़ का सर ये स्टार्टअप रहेगा? रहेगा नहीं, वो तो मतलब है। ऑलरेडी, हाँ वो चल रहा है। अब उसके डिटेल्स तो मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके। तो $1 लाख का? $1 लाख का काफ़ी बड़ा टेक्निकल अमाउंट है। क्रेडिट, हाँ। वो एक नया फॉर्म है जिसमें कंपनीज जिस तरह का डोनेशन करती हैं, तो वो अब कैश डोनेशन की जगह, जैसे आप उनके प्रोडक्ट्स, उनके सॉफ्टवेयर हैं, उसको ले सकते हैं। वो दूसरे और तरह के टेक्निकल सपोर्ट देती हैं जिसकी मार्केट वैल्यू वुड बी अमाउंटिंग टू सर लखनऊ यूनिवर्सिटी से इतने एलुमनी निकल चुके हैं पीछे के, अगर कुछ ऐसा संपर्क उनसे करा जाए, कुछ साधा जाए, जिससे जो युवा आ रहे हैं, जो युवा छात्र हैं, उनको मार्गदर्शन मिले, कुछ सपोर्ट मिले, इसके लिए कुछ आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या मिलने के लिए बुलाते हैं कि हाँ 5 साल पे या 10 साल पे कुछ ऐसा चीज़ करते हैं आप लोग? एक अभी हम लोगों ने 3-4 वर्ष पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी एलुमनाई फाउंडेशन नाम की एक बॉडी, उसको रजिस्टर कराया, और उस बॉडी के तत्वावधान में हम लोग बीते हर वर्ष फाउंडेशन डे के दिन एक इंटरनेशनल एलुमनाई मीट करते हैं, जिसमें 6 से 7 डिस्टिंग्विश्ड एलुमना को हम सम्मानित भी करते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे एलुमनाई के एक्टिविटीज़ हैं। तीसरे, हम लोगों ने अलग अलग देश में मुझे लगता है 9 शहरों में हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी एलुमनाई फाउंडेशन का चैप्टर इस्टेब्लिश हो गया, और कम से कम 5 देशों में चैप्टर इस्टेब्लिश हुआ। अभी मैं इस गया था। चैप्टर से क्या फ़ायदा रहता है सर? इस चैप्टर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है विद द ओके। यूनिवर्सिटी। जैसे मान लीजिए अभी हम तजाकिस्तान, हम दुशांबे गए। ओके। दुशांबे में हमारे एक चैप्टर हो जितने, गया अपना। हाँ वहाँ हम लोगों ने उसको इस्टेब्लिश किया। हमारे जो बच्चे थे वो आए। अब ये, अभी मान लीजिए उनकी संख्या वहाँ पे 15-20 है। वो धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे तो वो जुड़ेंगे, चीज़ें फिर वो बढ़ाएंगे। जुड़ेंगे, और फिर वो जुड़ेंगे, और वो बढ़ते बढ़ते संख्या 100 हो गई तो फिर वो किसी एक दिन मिलेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आगे अच्छा, हमको। इस मीट से क्या वास्तविक कोई लाभ है, मतलब रियल टाइम कुछ लाभ मिलता है बच्चों नहीं, को? बिल्कुल मिलता है। देखिए हम इस मत के नहीं है कि हम किसी अलुमनाई को देखें तो हम उसको देखने की जगह उसकी पॉकेट को देखें ओके। कि भाई हमको क्या दे रहे हो। मैं इस मत का नहीं हूँ। आपको खुद फील आएगा तो आप अपने डिपार्टमेंट को, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखिए पर्सनल लेवल पे भी लोग करते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी करते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में ONGC सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ है। वो ओके। पूरी बिल्डिंग 25 करोड़ की
पैसा ओएनजीसी से आया, लेकिन वो दिलाने वाले जो यहीं ओएनजीसी के के बड़े छात्र थे। पदाधिकारी थे वो ये थे। तो ये इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट हो गया। बहुत बड़ी उपलब्धि सर। दूसरा, हमारे पर्सनल लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो लैब के इक्विपमेंट देते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल ग्रांट भी देते हैं। बहुत सारे लोगों ने इधर, हमने कल्चर शुरू कराया जिसमें किताबें, बुक डोनेशन बहुत हो रही हैं। तो वो लोग कहते हैं साहब ठीक है, हम आपको 2 लाख रुपए की किताब देना चाहते हैं डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी को, हम 5 लाख रुपए की किताब देना चाहते हैं। साइंस के बहुत सारे लोग हैं जो कोई, अभी मैनेजमेंट में क्या हुआ, हमारे पास तब वो फैसिलिटी नहीं थी डिस्प्ले की, तो उनके अलुमनाई मीट हो रही थी, उन लोगों ने कहा कि ठीक है साहब, ये इसमें ये नहीं है, इसका एक हम कर देंगे। हमने कहा आप ही लोग करके दे दो, यूनिवर्सिटी को आप पैसे दोगे, वो उतने चक्कर में घूमने लगेगा कि इट विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम। तो आप खुद ही खरीद के दे दो, उनके लिए भी आसान है। और छोड़िए, मैं नया नया ज्वाइन किया था और एक हम लोगों ने ये एक्टिविटी शुरू ही की थी, एक हॉस्टल का अलुमनाई मीट हुआ और वहाँ पे उन लोगों ने, बच्चों ने बताया होगा, तो उन लोगों ने वहाँ पे पूरा, बिकॉज हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, तो पानी का सेटअप, वो पानी की टंकी, बोरिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारा का सारा उन लोगों ने खुद से किया। फिर उन्होंने कहा कि साहब हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग जिस कमरे में रहे हैं उस कमरे को कर दें, और ऐसे 6-7 लोग आ गए। हाँ, क्योंकि ये इमोशंस जुड़े होते हैं कि वहाँ से पढ़ के निकले कि मैं उसके लिए अब क्या कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर 100 कमरे हैं और 7 कमरे ठीक हो जाएंगे तो वो कमरे का अलॉटमेंट अपने आप में इशू हो जाएगा। तो ऐसे ना करिए, आप लोग अगर चाहें तो ये सारा का सारा पैसा पूल करके, बिकॉज उस समय छत का इशू था, तो हमने कहा वो छत पर हम लोग ट्रीटमेंट करा दें ताकि कम से कम पानी वानी का इशू ना हो। एक दूसरा हॉस्टल है, ज़्यादातर हॉस्टल अपना एनुअल अलुमनाई मीट कराते हैं, उसमें एक कमरे को अलग से गेस्ट रूम की तरह से उसका किसी ने सजावट कराई अपने, 1.5 लाख रुपए लगे होंगे, 2 लाख रुपए। मैंने उसमें डबल बेड, गद्दा, चद्दर, एसी, उसकी पैनलिंग, फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग सब करा के वो उसी कमरे में थे। तो जैसे किसी बच्चे के गार्जियन आते हैं तो उसमें रुक सकते हैं, इस तरह की। तो छोटे से लेके बड़े तक का कंट्रीब्यूशन, मैंने कहा 1.5 लाख से लेके 25 करोड़ तक का, वो लाइब्रेरी की किताब हो, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट हो, कोई फर्नीचर दे रहा है, तो वो अलग अलग तरीके हैं लोगों के कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इस चीज़ से सर एक चीज़ और निकल के आती है कि एलयू में क्या सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे छात्रों के लिए, छात्रों को लेके सोशल एक्टिविटी के लिए प्रमोट करा जाता है कि भाई आप सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए। अभी जैसे हाल फिलहाल में बहुत सारे मुद्दे हुए, जैसे हंगर फूड का मुद्दा उठा कि बहुत सारे लोग, हम लोगों के ऐसे लोग रहते हैं जो भूखे रह जाते हैं। तो इसके लिए जैसे आप लोग कुछ सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, जितनी भी जगह के खाने बचते हैं, जैसे शादी पार्टी में उसको कलेक्ट करा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, कुछ इस टाइप की एक्टिविटी। हमारे यहाँ ये एक्टिविटी मैं ज्वाइन किया था, मेरे ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही कोविड शुरू हो गया, और उसी समय हम लोगों ने कम्युनिटी किचन चलाया, और वो किचन चला हमारा 50 दिन, 50 डेज़, और 50 डेज़ में यूनिवर्सिटी ने 5 रुपए भी खर्च नहीं किए। अच्छा, वो सब इसी तरह से रिसोर्सेज, स्टूडेंट नहीं, ज़्यादातर टीचर्स और नॉन टीचिंग। और फिर जब वो कुछ दिन चला तो उसके बाद बहुत सारे लोग समाज के भी आने लगे हमारे पास। कुछ कॉलेज के लोग भी आते थे, कुछ शहर के व्यापारी आते थे, कुछ एक पॉलिटिशियन भी आते थे, कोई किसी का गांव में कॉलेज है तो वो कहता साहब हम आलू दे सकते हैं तो हम दे दीजिए, कोई कहे हम चावल दे सकते हैं तो चावल दे दीजिए। तो उसका पैकिंग, लेबर खर्चा, ये सब कुछ में तो भाई तेल वेल, कुछ लोगों ने तेल दिया, तो ऐसे करके चला। वहाँ से सेंसिटाइजेशन जो स्टूडेंट्स का हुआ, तो एक मास्क बैंक शुरू हुआ। मास्क बैंक, हाँ, उस समय जैसे आपके पास मान लीजिए 4 है, आपने कहा 2 हम दे देना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास नहीं है। तो बच्चे जाते थे रेलवे स्टेशन पे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रिक्शे वाले हैं, बहुत सारे लेबर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं। कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, फिर वो खाएंगे कहाँ पे, उनको काम नहीं है, कॉबलर है, प्लम्बर है, इनको इतना काम नहीं है, तो ये लोग कहाँ है। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन उनमें बेसिक एसेंशियल्स का। यूनिवर्सिटीज़ में एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर भी होता है थ्रू नेशनल सर्विस स्कीम्स के तहत, उसमें बहुत सारे वॉलंटियर जुड़े होते हैं। तीसरा, हमारे पास तो एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, हम लोगों ने 5 गांव वहाँ गोद लिए, और वो पूरी एक्टिविटी भी स्टूडेंट ही संचालित करते हैं। अच्छा, 5 गांव गोद लिया आप लोगों ने? गोद लिया, शुरुआत उसकी हुई थी उनके टीबी पेशेंट्स को हम लोगों ने गोद लिया था। अच्छा। बाद में उसका एक्सटेंशन होता गया। 5 गांव कौन कौन से थे सर? मतलब ये लखनऊ के आसपास के? लखनऊ जिले के ही हैं। अच्छा, हैं, थे नहीं, मतलब अभी भी चल रहा है। तो उसमें बहुत सारा फिर धीरे धीरे हम लोगों ने काम शुरू किया।
उसमें सोलर का काम शुरू कराया। हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टीट्यूट है। अच्छा, तो ये भी आपने अपने ही कार्यकाल में शुरू करा, ये 5 लोगों हाँ, का जो मतलब गाँव। हम कार्यकाल की बात हम नहीं करना नहीं सर, चाहते हैं ये भी बार-बार, सर उपलब्धि है लेकिन एक। उसमें जो भी हमारी फैसिलिटीज़ होती थी, हुँ, जैसे हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, हुँ, तो वो टेस्ट कर सकते हैं। हुँ, उनको सिखाया जाता है कि कैसे आपके पैथोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हुँ, हैं। तो हम गाँव वाइज़ जैसे प्रधान से कम्युनिकेट किया, तो वो उनके यहाँ मान लीजिए 60 लोग मिले, उनको अपना हुँ, शुगर टेस्ट कराना है, किसी को बीपी टेस्ट कराना है, किसी को और कुछ इस तरह के टेस्ट कराने हैं, वो आके हमारे यहाँ कराते हैं। टीबी से शुरू हुई थी कहानी, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम हुआ, हुँ, आंगनवाड़ीज़ वहाँ के जैसे हमारी ऑनरेबल गवर्नर मैडम का एक बड़ा इनिशिएटिव है आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने का। हुँ, तो उसमें हम लोग समाज के सहयोग से ही आंगनवाड़ी का मैडम ने एक किट की लिस्ट प्रिपेयर कराई है, जो हुँ, 30-35-40 हज़ार में बन जाती है। हुँ, इसमें बच्चों के लिए कुर्सी, मेज़, खिलौने, बोर्ड, चॉक, डस्टर, हुँ। कुछ इसी तरह की जनरल चीज़ें हैं। ये माननीय राज्यपाल जी की तरफ माननीय से। मैडम मैडम का ही हुँ, वो इनिशिएटिव है। हुँ, तो उन गाँवों में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र थे, तो धीरे-धीरे क्या हुआ, उस गाँव में हम लोगों की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ती चली हुँ, गई और वो फिर स्ट्रेंथन होके आज इस स्वरूप में है कि हम ट्रूली कह सकते हैं, जैसे प्लांटेशन का ड्राइव हमने किया। हुँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के बर्थडे पे हम लोगों ने अपनी टीम, हमारे बच्चे जाते हैं और वहाँ पे कुछ खाने-वाने का भी कार्यक्रम, उन बच्चों को थोड़ा कल्चरल ट्रेनिंग देकर फिर उनका परफॉर्मेंस वगैरह कराना, ट्राइब्स के बीच में जाके काम करना। तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, हुँ, जो इसका बड़ा अच्छा काम है ट्राइब्स के साथ। तो उन लोगों के साथ हम लोग ट्राइबल गाँव में पीएम साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर गए। तो इस तरह की बहुत सारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं और ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हमारी स्टूडेंट ही करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताएँ, हुँ, हमारे यहाँ जो चांसलर और वाइस चांसलर मेडल मिलता है, हुँ, हुँ, इस मेडल के डिटरमिन करने में हुँ, उनकी सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पैरामीटर नहीं है। हुँ। उसमें उनके जो सोशल एस्पेक्ट्स, उस रोल में भी उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एक चीज़ सर मैं और भी पढ़ रहा था, मतलब आपने बुक्स भी काफ़ी लिखी और जो बुक्स लिखी वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पे शायद जहाँ तक लिखी है। नहीं, हमारा मैनेजमेंट हाँ, एरिया है। हाँ, जी, सॉरी, मैनेजमेंट की बुक जी, मैंने जी। देखी। तो सर कुछ उस बुक के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि क्या मैं। मैं प्राइमरीली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेरा जी, जी, सब्जेक्ट है। कस्टमर रिलेशनशिप जी, मैनेजर। तो वो सब्जेक्ट है। हमने उसी में पीएचडी की और वो जब हम पीएचडी कर रहे थे, उस समय ये रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट था। लेकिन उसका फ़ायदा आज एलयू में दिख रहा है सर। तो वो नया कॉन्सेप्ट पे हुँ, इस्टैब्लिश्ड किताब नहीं थी। पहले तो जी, कॉर्पोरेट ये समझते थे कि हमको इसको प्रैक्टिस करना है। जी, अब उसके आधार पे उसका जो बैक चैनल सप्लाई चेन था, इसका मतलब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को जो पढ़ाया भी जाए। अब हुँ, पढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड किताब नहीं थी। स्टैंडर्ड का ओके, मतलब देखिए, बिजनेस स्कूल्स हिंदुस्तान में अलग-अलग क्लस्टर्स में डिवाइडेड है। तो ओके, जहाँ का जो क्लस्टर होता, वहाँ वो किताब चलने लगती थी। हुँ, तो हमने एक किताब लिखी 2009 में पहली बार, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया से पब्लिश हुई। उसने फिर पूरे देश में इसको एस्टैब्लिश किया एज़ अ डिसिप्लिन हुँ, और वो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से लेके भरतियार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तक फिर उसी किताब से सिलेबस बनने लगा। हुँ, उसने स्टैंडर्डाइज़ किया। फिर उस विधा में बहुत सारे रिसर्च हमारी भी बढ़ती गई, तो फिर हमने उसमें अलग-अलग जो एस्पेक्ट्स थे, चाहे कस्टमर सैटिस्फैक्शन पे किताब थी, कस्टमर लॉयल्टी उसका एक कॉन्सेप्ट है, उस पे किताब आई मैकग्रॉ-हिल से। तो ऐसे बहुत सारे उस एरिया में मुझे लग रहा है काम सर किया। ये चीज़ जो आपने अप्लाई करी सेम यहाँ पे स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन आप लेकर आ गए उस चीज़ को लेके। थैंक यू आज की सो डेट मच। में जितना भी एलयू का स्टूडेंट है सब आपसे सैटिस्फाई है। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि स्कॉलरशिप को लेके हाँ। क्या प्रावधान है कि कैसे बच्चों को, एक तो रहता है कि जो सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है, क्या एलयू की तरफ से भी हुँ। कुछ मिलता है? कई सारी मेंटरिंग स्कीम्स हम लोगों ने शुरू की 2020-21 के मध्य। उसमें दो बिकॉज़ हमारे पास इतना फाइनेंशियल लीवे नहीं है कि हम बहुत सारा अपनी स्कॉलरशिप शुरू कर सकते हैं, तो 3 प्रिंसिपल काम हुए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। पहला, एक फीमेल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हमने शोध मेधा छात्रवृत्ति हम लोगों ने यहाँ शुरू की। शोध मेधा छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति हुँ, जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर फीमेल रिसर्च स्कॉलर्स थी। हुँ, दूसरा एक हमारे पास छात्र कल्याण हुँ, स्कीम शुरू की, जिसमें अपनी हम फाइनेंशियल वो देते थे। तीसरा एक कर्मयोगी स्कीम शुरू की, जिसमें हम इट्स अ काइंड ऑफ अर्न व्हाइल लर्न प्रोग्राम था। हुँ। ये तो यूनिवर्सिटी की तरफ से शुरू की। ये स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए थी क्या कुछ, मतलब ये कर्म?
वाली जो आपने बताई कर्मवीर? नहीं, कर्मयोगी स्कीम है जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हम्म, हैं, हम्म, वो 4 बजे के बाद हम्म, अधिकतम 2 घंटे तक 50 दिन इन अ सेमेस्टर हम्म, काम कर सकते हैं, जिसमें हम 150 रुपये पर आवर उनको पे ओके। करते हैं। बेसिकली इसका आशय आर्थिक तो उतना हम नहीं कहेंगे, श्रम का महत्व जानना ये ज़्यादा जरूरी है। इम्पोर्टेंट है, हम्म, और वो उससे सेंसिटाइज हों। फिर आप जब किसी क्लर्क के पास या किसी समाज में, सोसाइटी में भी जब आप बहुत बार किसी पुलिस वाले से या किसी से भी जब आप इंटरेक्ट करता हो, बच्चा करता है और हरदम एक एग्रेशन के साथ करता है, उस एज में होता ही है, तब उसको समझ में आया कि जो व्यक्ति उस तरफ है मेज के, उसके भी अपने सर मैं डायनेमिक्स हैं, जितनी इश्यूज हैं। चीज़ें आपसे जान रहा हूँ सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट से बहुत जुड़ी हुई हैं, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके रखा है, किस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, किस चीज़ से क्या फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सर थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या बदलाव मेन आए? हम लोगों ने कंप्लीट करिकुलम चेंज कर दिया, और जो एनईपी का की था, हम्म, जिसमें ये कहा कि जो डिसीजन सारे मेज के इस तरफ से हो रहे थे, आई मीन जैसे टीचर साइड में, टीचर्स साइड, वो सारा का सारा फोकस शिफ्ट हुआ स्टूडेंट साइड में। स्टूडेंट्स पे। वहाँ से एक बड़ा अंतर ये आया कि अब आज की डेट में आप एक साल, और हम लोगों ने 2020-21 सत्र से शुरू कर दिया था इम्प्लीमेंटेशन। ओके। तो हमारे 2000 वर्ष 2021 में, मुझे याद है 2 बच्चे उस कॉन्वोकेशन में, एक एमबीए का बच्चा था और एक बायोकेमिस्ट्री का बच्चा था। वो लोग विड्रॉल के लिए आए क्योंकि हमने ऑर्डिनेंस अपना बना लिया था नया, तो वो हमने उनको 1 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देके जाने दिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे के पक्ष में गई, चाहे वो इंट्रा डिपार्टमेंटल क्रेडिट ट्रांसफ़र हो, चाहे इस तरह से आप चाहें हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर पढ़ सकते हैं या इंडियन पॉलिटी का पेपर पढ़ सकते हैं। यानी मतलब 2 कोर्स कर सकता है बच्चा एक टाइम में? कोर्स नहीं, हाँ, कोर्स 2 कोर्स अलग बात है, हाँ, उसको भी बता देंगे हम। ओके, ओके। मुझे लेकिन थोड़ा-सा ईज़ी बता दीजिए जिससे लोग समझ सकें इस चीज़ को देखिए, सर थोड़ा-सा। एक काम आप ये कर सकते हैं, जैसे मेन प्रोग्राम जिसमें आपने एडमिशन लिया है वो परस्यू कर रहे हैं, हुँ, लेकिन एक सर्टेन क्रेडिट आप दूसरे विभाग का ओके। भी ले सकते हैं। हुँ, तो आपको पढ़ना है अकाउंटेंसी में, आपको इंटरेस्ट है तो आप अकाउंटेंसी पढ़ लीजिए, बीएससी करते हुए या बीए करते हुए। हुँ, हुँ, दूसरा जो 2 कोर्स वाली बात कह रहे थे आप, हुँ, हुँ, यूजीसी ने अभी वो अलाउ कर दिया है कि हुँ, अगर एक प्रोग्राम आपका ऑनलाइन मोड में है तो आप साइमल्टेनियस 2 प्रोग्राम भी परस्यू कर सकते हैं। जैसे ओके। मान लीजिए एक ऑनलाइन, एक आप, ऑफलाइन। हाँ, एक बीए बीए में आपने हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया, ठीक है। और फिर आप कह रहे हैं कि हम बीकॉम करना चाहते हैं ऑनलाइन में, और हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हो गया। अच्छा, आपके ऑनलाइन प्रोग्राम भी शुरू हो हाँ, गया। हाँ, वो हम लोगों ने 2 साल पहले, 1.5 साल हो हुँ, गए, शुरू कर दिया है, हुँ, जिसमें हमारे पास 10 प्रोग्राम है, 3 यूजी और 10 पीजी हुँ, मास्टर्स के प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन भी शुरू हैं, जिसमें बहुत सारे लोग शहर के, और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मुझे भी फ़ोन करते हैं बहुत बार, या मिल जाते हुँ, हैं शहर में भी या आके मिल जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे का यहाँ एडमिशन हुआ, पहले कहते हैं करा दीजिए, हुँ। भाई वो तो लिस्ट है, जिसका आएगा उसी का होगा। फिर कहते हैं ठीक है आप ऑनलाइन में करा दीजिए, अच्छा, अगर इसमें नहीं हुआ तो तो हमारे ऑनलाइन में करा दीजिए। ऑनलाइन में करा दीजिए। हुँ, हुँ। तो दिस इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चा मतलब एलयू से अटैच भी रहेगा, अपना हाँ, कोर्स भी कर फीस लेगा, भी बहुत कम है। फीस भी बहुत कम रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा। अच्छा, इसके साथ-साथ थोड़े प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ को लेके एलयू क्या कर रहा है? जैसे डाटा एनालिटिक्स हो गया या गेमिंग हो गया या एआई हो गया, इसके कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम या सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम कुछ ऐसे चला रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बीते 5 साल में हुँ, हमारे फॉर्म जो बच्चे, मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मार्क होता है किसी इंस्टीट्यूशन की सक्सेस का, कि कितने बच्चे आपके यहाँ दाखिला लेने में इंटरेस्टेड हैं। हुँ, उसमें एक भारी संख्या में वृद्धि हुई। हुँ, जहाँ 5 साल पहले 40,000 फॉर्म जाते थे, वहाँ अब 90,000 बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं हमारे यहाँ डबल हो एडमिशन गया के जस लिए, डबल से भी ज़्यादा हुँ, हो गए। लेकिन एक ट्रेंड और ऑब्जर्व किया हमने, वो बीते 2-3 वर्षों में ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स के फॉर्म स्टैग्नेट हो गए, लेकिन हुँ, प्रोफेशनल प्रोग्राम के फॉर्म्स के नंबर्स कई-कई गुना बढ़ गए। हुँ, जैसे मैं आपको बताऊँ, बीसीए एक प्रोग्राम है जो कि जी, मतलब एक एवरेज प्रोग्राम है। बिल्कुल। उसमें जहाँ 300 फॉर्म जाते थे, वहाँ 5,000 फॉर्म जाते हैं। ओके। तो इसको लेवरेज हम लोगों ने भी किया। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स की रीस्ट्रक्चरिंग की इस बीच में। बहुत सारे अलग-अलग नाम से बीबीए वगैरह चलते थे, सबको एक होमोजेनाइज़ किया, सबको अपडेट किया, सबका स्ट्रक्चर चेंज किया।
इसी तरह से मैनेजमेंट के कई प्रोग्राम, कुछ नए प्रोग्राम ऐड किए। बीटेक में जो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी नई, जैसे एआई, मशीन लर्निंग की चीज़ें, तो वो बीटेक डेटा साइंस में शुरू किया। अब अगला फोकस हमारा है इसी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के ऊपर। जैसे हमने अभी पिछली साल एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स शुरू किया, उसकी इतना रिस्पांस आया और फिर पेरेंट्स की तरफ से इतनी क्वेरी आई, स्टूडेंट्स की तरफ से आई कि इस साल हम लोग बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स भी शुरू करें। ओके। लेकिन दो चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के बतौर, हमको ये देखना है कि क्या हमको यूनिवर्सिटी बने रहना है या इस तरह के शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स के साथ भी आना है। इस पर अलग अलग राय है विद्वानों की वर्ल्ड वाइड। आपकी क्या राय है? मैं इसको यही मानूंगा कि हमको शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में, देखिए हमारा काम सिर्फ नॉलेज डिसेमिनेशन नहीं है, हमारा काम नॉलेज क्रिएशन भी है। इसलिए हम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बेसिक अंतर क्या है, हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी नॉलेज क्रिएशन की भी है। हम क्रिएट करेंगे जो सब्सिक्वेंटली दुनिया समाज में जाएगा और लोग उस पर उसको इस्तेमाल करेंगे, पढ़ाने के लिए भी और अपने इस्तेमाल के लिए भी। इस केस में जब विभागवार डिसीजन होने चाहिए इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग के, और ये नीड बेस्ड हो। जैसे हमारे बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम चलते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी डिप्लोमा प्रोग्राम चलता है। पहले तो 40 चलते थे, जिसमें किसी में 4 एडमिशन थे, किसी में 2 एडमिशन थे। तो वो सब का असेसमेंट करके जो नहीं चलते थे उनको बंद किया, उसको रीस्ट्रक्चर किया। अभी हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम चलते हैं, मुझे लगता है 12, लेकिन वो अब ठीक, ये वो 12 हैं जो अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ है हमारे। अच्छा सर, इसमें जैसे कुछ प्रोग्राम है आज की डेट में, मुझे लगता है ज़्यादातर होने चाहिए भी। एक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, आने वाले समय में किन प्रोग्राम में ज़्यादातर जॉब्स आ सकती है। जैसे साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स अच्छी खासी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा एआई में जॉब्स अच्छी खासी आ सकती हैं, या इसके अलावा आपका डिज़ाइनिंग को लेके सबसे ज़्यादा जॉब्स आ सकती हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जिनमें जॉब्स की कमी आ सकती है। इसमें एक डिपार्टमेंट और भी है जिसमें सबसे ज़्यादा जॉब आ सकती है, फार्मिंग में। अब आने वाला समय ऐसा हो गया कि मॉडर्न फार्मिंग लोग कर रहे हैं, चीज़ें बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जॉब जा रही हैं। जैसे प्रिंटिंग से रिलेटेड जॉब है, प्रिंटिंग लेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर से रिलेटेड जॉब जा रही। तो ऐसे कोर्स को लेके कुछ मॉडिफाई आप कर रहे हैं जिसमें आप। बिल्कुल, हम लोगों ने फार्मेसी शुरू किया अभी 3 साल पहले, बिकॉज ये एक बड़ा एरिया था। एग्रीकल्चर की फैकल्टी हमारी अभी इस्टेब्लिश हो गई। ओके। तो एग्रीकल्चर इज आई बिलीव नेक्स्ट बिग थिंग जिसमें हम आ रहे हैं। हम्म। योग इसकी नीड को रियलाइज करते हुए 2021 में हम लोगों ने योग की फैकल्टी इस्टेब्लिश की। तो इस तरह के बहुत सारे, जैसे एआई आप कह रहे हैं, एआई जो बीटेक एआई है हमारा, उसमें हमारे पास 2 सेक्शन थे, अभी एक तीसरा सेक्शन ऐड किया है इसी साल। अभी 1 हफ्ते पहले उसके प्रोसीजर्स कंप्लीट किए गए। तो जो नई विधाएं आ रही और जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स आप कह रहे हैं ना, ये स्पेशलाइजेशंस के अंदर आते हैं। जैसे हमने एमटेक शुरू किया, अब एमटेक में कई तरह के स्पेशलाइजेशंस हैं। उन स्पेशलाइजेशंस में ये सारी चीज़ें अकाउंट फॉर होती है। इसीलिए मैंने कहा वो नीड बेस्ड होनी चाहिए। स्टूडेंट की तरफ से डिमांड है तो हम उसको ऑफर कर सकते हैं। अच्छा सर, एलयू में ऑनलाइन शिक्षा जो और डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, ये किस तरीके से बढ़ा रहे हैं आप लोग? तो जैसे आपने भी जिक्र करा कि बीसीए आपने ऑनलाइन कर दिया, बीसीए में बच्चा ऑफलाइन भी ले सकता हो। बीसीए में नहीं कर सकता है। हाँ। नहीं, बीसीए ओके। के लिए नहीं कह रहे हैं। उसमें यूजीसी के लीड पैरामीटर हैं, वो आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट ही हो सकते ओके। हैं। वो साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए अलाउड नहीं है, माने जहाँ प्रैक्टिकल होता है वहाँ के लिए नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास 10 मास्टर्स प्रोग्राम और 3 यूजी प्रोग्राम हैं। बीए, बीकॉम, बीबीए, 3 यूजी प्रोग्राम है और 10 विषयों के मास्टर्स प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग एमबीए, एमकॉम, एमए के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये ऑनलाइन है हमारे पास। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले एक लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, एलयू कोड करके एक बॉडी इस्टेब्लिश की। इसमें भी सीट लिमिटेड है कि? नहीं, इसमें सीट लिमिटेड नहीं है। ओके, इसमें सीट लिमिटेड नहीं, ऑनलाइन में कोई ऐसा दिक्कत ऑनलाइन नहीं? में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। एक्चुअली स्टूडेंट वाइज कोई इसमें ऑफरिंग नहीं है ना। हाँ। ओके। हाँ, ये तो हम लेक्चर रिकॉर्ड ऑनलाइन करते हैं और सही पूरा बात है। कंटेंट उनको उस हिसाब से देते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की बोलते थे कि बहुत फेमस चीज़ है, छात्र राजनीति। अभी शायद चुनाव बंद भी हैं, शायद आपके आने से पहले से ही बंद थे, तो उसको क्या आगे आने वाले समय में सक्रिय करा जाएगा? नहीं, छात्र राजनीति को समझिए आप, छात्र चुनाव और छात्र राजनीति को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल न करिए। छात्र राजनीति यहाँ बहुत ही एक्टिव है।
और आपको सभी छात्र संगठन बहुत ही एक्टिव मोड में मिलेंगे। और वो गाहे बगाहे आते भी रहते हैं, स्टूडेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं उनको भी बताते रहते हैं। हम लोग भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनसे रूबरू नहीं होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के माध्यम से और उनके एक्शंस के माध्यम से हम लोग जानते रहते हैं। ये एक ओपन डायलॉग का भी फोरम होता है। छात्र राजनीति उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजधानी के विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति नहीं होगी, ऐसे कैसे होगा? नहीं, पहले जैसे होता नहीं था, छात्र नेता निकल रहे हैं, नहीं, छात्र अध्यक्ष, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष फिर मैं निकल कह रहे रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ जी। छात्र संघ चुनाव संघ और चुनाव। छात्र राजनीति ये दो अलग अलग विषय हैं। मैं कह रहा हूँ छात्र राजनीति बहुत एक्टिव है। छात्र संघ चुनाव कुछ लिटिगेशन है उस पर, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास वो मैटर पेंडिंग है। मतलब अभी कंफर्म नहीं कि आगे कंटिन्यू अब वो ओपन हो। जैसा डिसीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट का होता है वैसा उसका कंप्लायंस है। अच्छा, क्या छात्र राजनीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो हमारे यहाँ देख रहे हैं 5.25 साल से, मुझे आए हो गए लगभग 5.25 साल। आप कोई एक सिंगल दिन बताइए जिसमें स्टूडेंट्स या स्टूडेंट एजिटेशन या उनकी किसी एक्टिविटी की वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं? नो, नेवर। हमने कहा जैसे वो बच्चे आते हैं, छात्र संगठन के माध्यम से भी आते हैं, वो आते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। बहुत बार उनकी बातें ऐसी होती, मैंने कहा जो हम अदरवाइज जानते भी नहीं हैं, वैसे ही अच्छा, क्या inputs एलयू देते हैं। प्रशासन छात्र राजनीति को मतलब नियंत्रित करने के लिए कोई नीति बनाते हैं आप लोग कोई क्या? सबसे एक हर चीज़ का एक नीति है, वो है कम्युनिकेशन। हमारे पास 24/7 कम्युनिकेशन अवेलेबल है। आप ओके। देखें यूनिवर्सिटी के जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी, सबका अपना ट्विटर हैंडल है। मुझे तो, मैं नया नया आया था तो मुझे स्टूडेंट ऐसे व्हाट्सएप करते थे, बिकॉज नंबर तो वेबसाइट पे है, तो वो व्हाट्सएप करते थे, साहब हमारी क्लास नहीं चल रही है। मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता और वो हेड भेज डिपार्टमेंट देता, को भेज देते। हेड डिपार्टमेंट को भेजते, वो फॉलोअप करते। धीरे धीरे वो शुरुआत के 1-1.5 साल ये चीज़ रही, उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो गई। सिस्टम को भी लगता है कि नहीं, ही और शी इज़ बीइंग मॉनिटर्ड। और बच्चा अब वोकल है काफ़ी, वो छोड़ता नहीं है। आप अगर उसको सही, अब देखिए इसमें आपको ये भी देखना होता है कि कुछ भेजा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने अच्छा नहीं किया और आपको एग्जाम में मार्क्स कम मिले और आपने ट्विटर पे लिखा था नंबर खराब है, तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। अच्छा, सबको एक नंबर मुद्दा देने और है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और छात्र आंदोलन यानी स्टूडेंट एक्टिविज्म, इसको संतुलित कैसे करते हैं? एक तो होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी बोल दीजिए, और एक होता है कि आंदोलन नहीं, मुझे ये करवाना ही है। नहीं, करवाना ही, आप हमसे कहो कि ये करवा दीजिए, मेरी जी। सीमा भी तो आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी ना। आप कोई चीज़, आई मीन वो किसी के लिए भी है, एक सिस्टम का मतलब ही है। नहीं, आप लोगों के लिए कभी ये चुनौतीपूर्ण रहा है कि मतलब इस चीज़ को संभालना पड़ा होगी? भगवान की कृपा से 5.25 साल में तो कोई नहीं, कभी ऐसा नहीं रहा, कभी कोई नहीं, ऐसा समय? नेवर एवर। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर, बेरोजगारी। इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि भाई जाहिर सी बात, अगर बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है तो उसका प्लेसमेंट भी होना चाहिए, और अगर प्लेसमेंट उसका नहीं होगा तो फिर भाई एजुकेशन लेने का महत्व ये है कि आगे जाके अपना घर का जीवन यापन कर पाए वो। आप हमारी वेबसाइट देखिए हम्म। और आप बीते 3-4 वर्षों में स्टूडेंट प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स देखिए। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट में लगभग 7,000 बच्चा एडमिशन लेता है, लगभग 7,000। 7,000 में से लगभग 3,000 बच्चा वर्टिकल मोबिलिटी की तरफ जाता है, 2,500 के आसपास, मतलब कि वो मास्टर्स करने जाता है। अब वो संख्या बची 7,000 में से 4,500। इस 4,500 में ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा नौकरी ही चाहे, उसमें एक बड़ी संख्या आती है जो बिज़नेस फैमिली से आते हैं, वो अपने बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं। वकील है, हमारे पास लॉ की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। पिछली साल का हमारा रिकॉर्ड है कि जो हमारे बच्चे अवेलेबल थे, 2,500 प्लस बच्चों के तो कैंपस से प्लेस हो गए, जो बीटेक, बीकॉम, बीटेक अभी छोड़ दीजिए, बीटेक की तो अलग बात कर रहे हैं, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, इनके बच्चों के प्लेसमेंट्स अभी देखिए हमारे 30 से ज़्यादा तो विप्रो कंपनी ने अभी लिए। हम ये बात बता रहे हैं बीएससी, बीकॉम और बीसीए के स्टूडेंट्स की, तो और बाकी बीटेक वगैरह में तो 100% गवर्नमेंट में प्लेसमेंट है। अगर आप लेके चलें, हाँ, दूसरा आ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। इधर हाल के वर्षों में सरकारी सेवाओं में इसका प्रदर्शन एग्जाम्पलरी रहा है। आप देखिए इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में पिछले 3 साल से तो मैं बता सकता हूँ आपको, टॉप 10 में एक नहीं, एक से ज़्यादा
जैसे इस बार टॉप 20 में हमारे 5 थे, टॉप 20 में पूरे देश के। आप जियोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी लेती है, उसमें पूरे देश का लगभग 12% सिलेक्शन हमारे बच्चों का है। पीसीएसजे का रिजल्ट पिछला जो आया था, 302 वैकेंसी थी, 302 में 49 सिर्फ हमारे कैंपस के बच्चे हैं। अभी हम कॉलेज के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे से एफिलिएट कॉलेजेस हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे सरकारी सेवाओं में हमारे बच्चों की परसेंटेज सक्सेस वो अलग से एक बड़ा है। तो इस हिसाब से विश्वविद्यालय के बतौर स्टूडेंट प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट एसेंशियली द प्राइवेट प्लेसमेंट बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ ऑल राउंड, आई मीन चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो किसी और विधा में है, वर्टिकल मोबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उनकी सक्सेस है, वो सारा आप देखेंगे तो you'll find it to be one of the best in the entire country। कुछ सर रैपिड फायर हैं और कुछ वायरल चीज़ें जिन पे आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। लखनऊ में सबसे अधिक एडमिशन किस कोर्स में होता है? लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक एडमिशन? कोर्स तो हम ऐसे, कोर्स तो सीट वाइज ही होते हैं ना, जिसमें जितनी नहीं, सीट जो होगी फास्ट भर जाता हो, आपको लगता हो कि भैया जैसे ओपन हो। सब डिमांड हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि किस कोर्स में पर सीट सबसे ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं। ओके, हाँ वही चीज़ सर। हाँ, तो वो हमारे इस समय लॉ नंबर 1 चल रहा है। लॉ नंबर 1 चल रहा है। एलयू में सबसे कठिन माने जाने वाला कोर्स, मतलब सबसे हार्ड होता है जिसमें बच्चों की कह सकते हैं बैक ज़्यादा लगती है या फिर थोड़ा सा उन्हें निकालने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है? नहीं, कठिन तो हम नहीं कहेंगे हमारे पास, क्योंकि बच्चे भी बहुत अच्छे नहीं, आते ऐसा हैं। भी तो होगा ना कि कुछ किसी एक पास स्ट्रीम में परसेंटेज के टर्म्स में बच्चे फेल ज़्यादा होते होंगे। ऐसा तो एसेस करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हमारा ओवरऑल पास परसेंटेज इज 80+, 90+ है। एलयू सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट किस डिपार्टमेंट में देता है? बीटेक। बीटेक में। और बीटेक में भी जैसे मतलब आपका सिविल हो गया या सीएस सिविल हो नहीं, गया? इस समय एक्चुअली बीटेक में तो आप मैकेनिकल पढ़िए, इलेक्ट्रिकल पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए, सिविल पढ़िए, कंप्यूटर्स पढ़िए, आईटी कंपनीज आती हैं और सबसे ज़्यादा लेके जाती हैं सभी ओके। बच्चों को। एलयू में छात्रों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ का समस्या का सामना करना पड़ता है? मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती है जिसको फेस करते हैं आपके हिसाब से, उसको और सुधारने की ज़रूरत है आपको? देखिए, सुधार तो कॉन्टिन्यूस नियंत्रण प्रोसेस रहता है। है। जी। हाँ, वो लगातार है। जैसे हॉस्टल्स की एक दिक्कत ज़रूर है हमारे पास, क्योंकि हमारे बच्चे अब इस समय 22,000 से ज़्यादा है और हमारे पास हॉस्टल में ऑक्यूपेंसी 3,000 है। हुँ, तो हम 15% बच्चे को भी नहीं दे रहे हैं। ओके। और हमारे पास बच्चे पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, विदेशों तो से भी मतलब आते हैं। आपने इसको लेके सरकार से या हम राज्यपाल लोग जी से, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव नहीं, नहीं, रिस्पॉन्स नहीं बिल्कुल, मिल अभी रहा? हमने एक नया हॉस्टल बनाया, प्रायोरिटी हम फीमेल्स को दे रहे हैं, फीमेल ओके। स्टूडेंट्स को। तो अभी हम लोगों ने 2 नए फीमेल हॉस्टल आपको सेकंड कैंपस में मिले हैं। यहाँ पे हॉस्टल्स की कंडीशन को बढ़िया करके उनके कमरे जो अनयूटिलाइज थे वो सारे यूटिलाइज कराए गए, हुँ, सो दैट ऑक्यूपेंसी बढ़े। हमारे कुछ एक हॉस्टल में नए ब्लॉक्स बनाए गए जहाँ जो हो सकता था, जिससे कि ऑक्यूपेंसी हमारी बढ़े। एक क्वेश्चन और है सर जो सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, एलयू में सबसे चर्चित संगठन कौन-सा है? छात्र संगठन जो आपका है, जो इस कुछ पर ना कुछ लेकर। मेरा कुछ कहना ठीक नहीं अच्छा, है। अच्छा। इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हम लोगों ने कही हैं, बहुत सारे विषयों पे बात हुई है, तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज जो अदरवाइज आपको स्पष्ट नहीं होते हैं वो भी स्पष्ट होंगे। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने सर सभी क्वेश्चन के जवाब दिए और सबसे बड़ी बात ये है कि छात्रों के बीच में आप जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि भाई मेरे वीसी साहब तुरंत जो है एक्शन लेते हैं चीज़ों को लेके। तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुछ आप छात्रों को मैसेज देना चाहते हो या फिर कुछ उनके पेरेंट्स को मैसेज देना चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बढ़िया संस्था है, इस पर विश्वास करिए, आपका भविष्य उज्जवल है।